नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें कि आपको जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे आपके जनरल अवेयरनेस में, जिसमें कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे आपका। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं, जैसे कि आपका HAL का हो गया, NMDC का हो गया, DSSS का हो गया, और आपका साथ में राजस्थान जेई जो कि आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसमें, जो कि विद्युत कंपनियों की तरफ से। तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इन सभी जितने भी जनरल अवेयरनेस का आपके सब्जेक्ट हैं। तो ये देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी देखिए, अभी जैसे कि एग्जामिनेशन सभी आपके पोस्टपोन्ड ही हो चुके हैं लगभग। तो आपके जो भी अब मान के चलिए कि आने वाले जो दिन है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 महीना है, तो आपके पास पूरा टाइम है अभी करने का। इन दिनों में एग्जामिनेशन तो आपके अभी नहीं होने वाले हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा आने वाले दिनों में। जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, तो आपको सिंपली बैठना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आके आने वाले एग्जाम है, जैसे HPCL का हो गया, DSSS का हो गया, HAL का, और साथ में जो आपका RSCB का एग्जामिनेशन जो भी आपके होने वाले हैं, तो इनके लिए देखिए हमने जो है इंग्लिश और जीके का एक पूरा कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ में आपको PDF भी दिया जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको रहेगा, और साथ में जो आपका रहता है ओवरऑल जो पार्ट रहता है उसका तो रहेगा ही, साथ में टॉपिक वाइज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये देखिए मात्र ओनली 199 रुपीज़ में ही आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए जो है आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस का, जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग वहाँ से जाके जो है बाई कर सकते हैं आप लोग कोर्सेज को। और ये देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लिश और जीके, जो भी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, तो इसमें तो आपका ये पूछे ही जाएंगे। आपके जैसे HPCL का है, तो इसमें इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है, और जीके जो है आपका HPCL को छोड़ के बाकी इन सभी में आपके पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा। तो उसी के लिए हमने जो है ये लॉन्च किया हुआ है, और हम बहुत ही कम प्राइस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पार्ट रहेगा आपका, तो इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का जो कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी जो कॉन्सेप्ट या जो चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे, तो वो चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपका इसमें से छूटेगा नहीं। क्वेश्चन जो आपके रहेंगे तो मेनली आपको देखने को मिलेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हम इसमें आपको कवर करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक्स देखते हैं इकोनॉमिक्स का, और इसके अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे सिर्फ वही हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स है आपका, तो ये मेनली रिलेशन रहता है, जैसे कोई भी इकोनॉमी के अंदर में वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन कितना है, और साथ में वेल्थ का ट्रांसफर कितनी हो रही है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, यानी कि फादर किसे बोला था इकोनॉमिक्स का। तो ये देखिए बोला था एडम स्मिथ को। तो ये है, आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये इन्होंने जो है बुक लिखा हुआ था, तो इसी के लिए जो बोला था इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ नाम याद रखना आप लोग। इसके अलावा देखिए और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर में जो है हम लोग इसमें दो मेजरली डिवीजन करके स्टडी की जाती है, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका लार्जर स्केल पे हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं हम लोग, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब है कि ये हम लोग एक जैसे एक स्मॉल स्केल पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आता है कि जैसे रेगनर जो फ्रिस्क है, तो ये जो है वन ऑफ द फाउंडर है, जो कि आपका इकोनोमेट्रिक के लिए आपका है। और बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका, और साथ में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उनके लिए बोला जाता है कि इन्होंने ही टर्म को इन्होंने कॉइन किया हुआ था 1933 में। तो रेगनर फ्रिस को ही बोला जाता है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के इनको फाउंडर बोला जाता है। और इसके साथ में देखिए जो फर्स्ट प्राइज था इकोनॉमिक्स का, जो कि मतलब ये इकोनॉमिक्स के लिए जो दिया गया था 1969 में, तो वो रेगनर फ्रिस को ही दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। और इसके साथ में एक पॉइंट आपका रहता है कि जैसे कि सप्लाई जो रहता है, तो वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करता है। तो ये दिया गया था प्रोफेसर JB शाह के द्वारा, जो कि ये भी एक वन ऑफ द फेमस इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था इनका।
अब यहाँ पे देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं उनसे रिलेटेड है। तो देखिए वहाँ पे आपने स्टडी किया था कि जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसके फादर हैं तो वो एडम स्मिथ है। इसके अलावा जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसके जो फादर है तो वो बोलाता है, फाउंडर फादर बोलाता है एक्चुअली में, तो वो है रेगनर फ्रीस का है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों को ब्रॉड कैटेगरी में स्टडी किया जाए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग स्केल पे और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग स्केल पे, तो जो मैक्रो जो शब्द आपका है, मतलब कि जो टर्म है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये टर्म कॉइन किया गया था बाय जॉर्ज मैरियट केनियस के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखना। और मेनली देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग जो कंट्री का जो बड़ा स्केल है, तो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर में जो आपके पॉलिसी रहते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, इसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व आपके हो गए, इसके अलावा जितने भी फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के, जैसे कि टैक्स और बजट का सिनेरियो जो आपका, इसके अलावा नेशनल इनकम आरबीआई और साथ में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो सारे चीज़ जो है उनके बारे में कैसे फंक्शन करते हैं, उनका क्या रहता है, अपना क्राइटेरिया रहता है, तो ये सारा चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका आ जाता है, यानी कि एक बड़े स्केल पे हो गया। और वहीं पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका है, तो इसमें देखिए इसमें मेनली हम लोग स्टडी करते हैं एक स्मॉल स्केल पे, जैसे कि आपका हो गया डिमांड और सप्लाई का आपका हो गया, इसके अलावा प्रोडक्शन और प्राइस का आपका हो गया। तो ये एक छोटे लेवल पे एक्चुअली स्टडी की जाती है, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए प्राइस का डिटर्मिनेशन की जाती है। तो ये सारा चीज़ है बेसिक चीज़ है आपका, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ी जाते हैं। और मेनली जो है फादर जो बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ बेसिक्स जो आपका दिया हुआ था वही चीज हम लोग कवर करते चल रहे हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका है, तो माइक्रो इकोनॉमी जो आपका है तो ये ग्रीक प्रीफिक्स है, जिसमें कि माइक्रो का मतलब रहता है कि स्मॉल, और इकोनॉमिक्स आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग जो है स्टडी करते हैं हम लोग एक स्मॉल स्केल पे। इकोनॉमिक्स के अंदर में जो भी चीज़ अगर कुछ में मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी हो रहे होंगे, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है या फिर कोई एक इंडिविजुअल फॉर्म्स हो गया, वो उसका कोई एक स्मॉल बिजनेस है वो रन कर रहा है, तो उसके जितने भी डिमांड सप्लाई हो गए, तो ये सारा चीज़ जो भी चीज़ होते हैं एक्टिविटी होते हैं एक स्मॉल स्केल पे, तो वो चीज़ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ी जाती है। जिसमें कि मेनली एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपका रहता है इसके अंदर में तो है डिमांड और सप्लाई का। और वहीं पे देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका है तो ये भी एक ग्रीक वर्ड आपका है, जिसमें प्रीफिक्स आपका लगा हुआ है मैक्रो, जिसका मतलब रहता है लार्ज स्केल पे। यानी कि लार्ज स्केल पे जो इकोनॉमिक्स जो होती है, यानी कि इसके अंदर में हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग डीलिंग करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर इकोनॉमी के अंदर में जो डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, तो वो सारे चीज़ इसके अंदर में आपके आ जाएंगे। तो इसमें देखिए मे भी आपका हो सकता है कोई एक रीजनल लेवल पे हो आपका, इसके अलावा कोई नेशनल लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हो, और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी जो है आपका, तो वो सारे चीज़ कवर हो जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो माइक्रो इकोनॉमी देखिए जनरली ये जो रहते हैं तो गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बैंक जो रहते हैं, तो वो उनके द्वारा मेजरली इसमें जो एक्शन जो लिए जाते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, तो वो गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो होते हैं एक्चुअली में। तो इसमें मेनली ये सारा चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, तो ये सारे चीज़ पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो ये मेजरली जो डिफरेंस है आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों के मतलब डिफरेंस जो है, तो आपको बेसिक पॉइंट यही याद रखना है यहाँ पे। इससे कोई ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जनरली पूछा आता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन फॉर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को ही बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब भाई हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए जो नेशनल इनकम आपका है, तो ये इसके अंदर में जितने भी टोटल जो मनी का जो वैल्यू होती है कंट्री के अंदर में, और इसमें मेनली जो फाइनल आउटपुट के बाद ही मतलब ये निकाला जाता है एक्चुअली में, जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम किए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो उससे जितने भी टोटल मनी का जो वैल्यू होती है, तो उसी से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और ये उसी का ही सम टोटल होता है एक्चुअली में। लेकिन इसके अंदर में देखिए बहुत सारा चीज़ जो है फैक्टर्स जो रहता है इंक्लूड किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है एक्चुअली में। तो वो सारा चीज़ हमको यहाँ पे पहले जानना होगा। तो देखिए नेशनल इनकम का इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे कि इसका एक इम्पोर्टेंस होता है। नेशनल इनकम से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कंट्री का वेल्थ कैसा है, और कंट्री का मतलब वहाँ की इकोनॉमी जो है तो वो कैसी है।
अब इसके साथ में हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कंट्री का कोई कंट्री का जो इकोनॉमी है तो वो कैसी कर रही है, ग्रोथ कर रही है या फिर जो है डिक्लाइन कर रही है। तो अब मान लीजिए कि जैसे नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम आपका क्या हो गया, ये टोटल मनी वैल्यू होती है एक्चुअली में, कंट्री का जो फाइनल जो आउटपुट से जो निकलते हैं, जितने भी गुड्स सर्विस जो प्रोड्यूस किया जाता है एक्चुअली में। तो अगर मान लीजिए कि नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल जो आउटपुट जो निकल रही है गुड्स और सर्विसेज है, तो वो भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, तभी तो नेशनल इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंट्री है उसका ग्रोथ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इकोनॉमी भी उसकी जो है वो और इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो रहेगा तो वो भी कंडीशन सुधरेगा लोगों का। और इसके साथ में देखिए ये भी रहता है, इसका एक इम्पोर्टेंस रहता है नेशनल इनकम का, कि जैसे अगर मान लीजिए नेशनल इनकम मेरा अगर इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका जाहिर सी बात है कि ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म्स जो है जो भी सेटअप किए हुए हैं अपना फॉर्म, तो वो भी जो है ज़्यादा अर्निंग कर रहे होंगे, तभी तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम आपका है कंट्री का, तो वो जो है आपका इंक्रीज होना ही चाहिए एनुअली। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए जो नेशनल इनकम आपका है, तो इसके लिए एस्टिमेशन करने के लिए इंडिया में जो है ये बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, और उन्होंने क्या क्या दिया था, किस बेसिस पे जो है इंक्लूड, किस बेसिस पे जो है इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था, तो ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बार देखिए जो नेशनल इनकम है, तो ये एस्टिमेट इंडिया में जो शुरू किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था, जो कि इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ था बहुत सारे फैक्टर्स नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो पहली बार जो इंडिया में जो नेशनल इनकम जो है एस्टिमेशन जो की गई थी, तो वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसके बाद देखिए ये तो इन्होंने जैसे किया था अपना एक अपना थ्योरी के बेसिस पे, बट साइंटिफिकली बेसिस पे जो है स्टडी जो किया गया था, मतलब एस्टिमेशन जो की गई थी नेशनल इनकम का, तो वो किया गया था VRV राव के द्वारा, जो कि इन्होंने बुक जो लिखा था तो उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ था, दैट इज नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। साइंटिफिक एस्टिमेशन कब किया गया था पहली बार नेशनल इनकम का, तो वो किया गया था आपका दैट इज बाय VRV राव के द्वारा किए गए थे, और इनका बुक का नाम था नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट जो मेजरमेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नेशनल इनकम है आपका, तो ये जैसे कंट्री का जैसे टोटल मनी जो वैल्यू होती है तो उससे हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं तो वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स है जो नेशनल इनकम में किया जाता है इनको देखते हुए, तो वो है आपका जैसे GDP हो गया, NDP हो गया, GNP हो गया, और आपका NNP हो गया। तो इन सभी टर्म को जो है आपको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे GDP के बारे में, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, और आपको जो है इसका डेफिनेशन भी याद रखना होगा। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP जो है, तो ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है या फिर जो मार्केट वैल्यू होती है, जितने भी फिनिश्ड जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, तो उससे जो भी प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर में होनी चाहिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। तो जनरली हम लोग यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी टोटल प्रोडक्शन हुआ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, और एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर में होना चाहिए। तो इसमें देखिए इंडियंस तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो फॉरेनर जो रहते हैं, जो फॉरेनर्स रहते हैं, लेकिन वो इंडिया में ही आके यहीं पे मान लीजिए कोई चीज़ गुड्स सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको भी काउंट किया जाता है। यानी कि कंट्री के बॉर्डर के अंदर में जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी किए जाते हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनसे जो भी मतलब बनेंगे टोटल जो मॉनेटरी मार्केट या वैल्यू जो होगी, तो वो सारा चीज़ GDP में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है यहाँ पे। तो देखिए GDP के अंदर में जितने भी प्राइवेट या पब्लिक जो कंजप्शंस होती है, या फिर गवर्नमेंट के जो भी आउटलेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके साथ में जो है जितने भी फॉरेन ट्रेड आपके रहते हैं, जिसमें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम बोलते हैं एक्चुअली में इसको, तो इसके अंदर में जैसे एक्सपोर्ट जो किया जाता है तो वो इसको हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन इंपोर्ट को जो है इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट देखिए ये होता है बाहर से दूसरे देशों से की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया तो वो दूसरे कंट्री में हुआ होगा, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं यहाँ से, तो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री को, लेकिन जो गुड्स जो प्रोड्यूस हुए रहते हैं तो वो अपने ही जैसे अपने ही कंट्री में होती है, अपने ही बॉर्डर के अंदर में होती है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट को जो है इसमें ऐड किया जाता है।
तो जीडीपी जो है आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जैसे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर जो है कंट्री का हेल्थ के लिए। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, मतलब उसका जो इकोनॉमी में है वो सुधार हो रही है। तो देखिए जो जीडीपी आपका रहता है तो एक्चुअली में ये इसके मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं, यानी कि सेवरल टाइप्स होते हैं जिनमें मेजरली हम लोग दो तरीके से मापते हैं। एक आपका होता है नॉमिनल जीडीपी और एक आपका होता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी देखिए ये वो आपका हो गया कि जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं जीडीपी का एक रॉ डेटा के हिसाब से, मतलब जो अनुमान लगाया था ना कि हाँ एक तरीके से कितना हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो जीडीपी आप करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग रियल जीडीपी, तो इसमें हम लोग सारी चीज़ों को इम्पैक्ट में लेते हुए देखते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कितना है और इसके साथ में कंपैरिजन भी की जाती है इकोनॉमिक आउटपुट का, जैसे एक साल में कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ, और मतलब प्रीवियस ईयर में कितना हुआ और अभी करंट ईयर में कितना हुआ और नेक्स्ट ईयर में कितना हो सकता है। इन सभी कंपैरिजन के बेसिस पे जो है रियल जीडीपी निकाली जाती है। तो हमने यहाँ पे जीडीपी का एक बेसिक डेफिनेशन देखा है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं हम लोग कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए जीडीपी को डिटरमाइन करने के लिए जो है थ्री प्राइमरी मेथड्स जो है ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा आपका है यहाँ पे है प्रोडक्शन अप्रोच जिसे हम लोग आउटपुट अप्रोच भी बोलते हैं एक्चुअली में, और तीसरा है इनकम अप्रोच। तो ये तीन अप्रोच जो है जनरली डिटरमाइन करते हैं हम लोग प्राइमरी जो मतलब है यहाँ पे मेथड्स है जीडीपी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इंडिया में देखिए जैसे ये तो किया ही जाता है, यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन और इनकम का, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ और साथ में इनकम कितना जनरेट हुआ, तो इन दोनों का मेथड का हम लोग कॉम्बिनेशन में लेते हैं हम लोग एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम का, क्योंकि देखिए नेशनल इनकम टोटली डिपेंडेंट रहता है आपका जीडीपी के ऊपर में ही। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे जीडीपी जो आपका रहता है जो कि एक्सपेंडिचर और कंजप्शन बेसिस पे, तो इसके अंदर में क्या रहता है यहाँ पे आपका कि इसमें देखिए वो सारे चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे कितना स्पेंडिंग किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स का, यानी जितने भी इकोनॉमी के अंदर में पार्टिसिपेट जो करते हैं डिफरेंट जो ग्रुप्स रहते हैं, तो इनका कितना एक्सपेंडिचर हुआ एक्चुअली में वो कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में देखिए जो कैलकुलेट आपको किया जाता है तो मेनली ये सारे चीज़ रहते हैं जीडीपी को अगर कैलकुलेट किया जाए एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन बेसिस पे, तो इसमें आपका आएगा, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखना सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स है। तो ये देखिए शॉर्ट में बट इसका फुल फॉर्म रहता है आपका सी से आपका कंजप्शन हो गया और जी से आपका हो गया गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना है और साथ में इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके बाद फिर नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो ये सारा चीज़ इसमें जो है रखी जाती है, काउंट की जाती है एक्सपेंडिचर या फिर कंजप्शन अप्रोच पे। तो ये सारा चीज़ एक्टिविटी जो रहते हैं ना, तो यही जो है कंट्री के जो जीडीपी होती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है। फिर अगला देखिए है जीडीपी जो आपका बेस्ड होता है प्रोडक्शन बेसिस पे। तो देखिए आपने वहाँ पे अभी देखा था कंजप्शन बेसिस पे या फिर एक्सपेंडिचर बेसिस पे जीडीपी का जो कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन बेसिस है तो ये जस्ट आपका जो है ये अप्रोच है आपका प्रोडक्शन का, तो ये उसका जस्ट रिवर्स एक्सपेंडिचर अप्रोच का। तो इसमें मेनली जो आपका रहता है यहाँ पे कि इसमें जो है हम लोग जो टोटल वैल्यू जो होती है इकोनॉमी के अंदर में, मतलब कितना आउटपुट वो हुआ उसमें कितना हुआ, तो ये टोटल वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। और इसमें से कुछ चीज डिडक्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि बीच में जो इंटरमीडिएटरी गुड्स जो रहते हैं, यानी कि बीच में प्रोडक्शन के दौरान जो भी इनकम मतलब जो भी कॉस्ट जो लगते हैं तो उसको इसमें डिडक्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली जो टोटल वैल्यू जो हुआ इकोनॉमी के अंदर में जो प्रोड्यूस हुआ तो वो चीज़ हम लोग इसमें मेनली काउंट करते हैं हम लोग। और बीच में जो इंटरमीडिएटरी गुड जो आपका रहता है जो कंज्यूम करने में लगता है यहाँ पे, तो उसको जो हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि मटेरियल्स या फिर जो कोई सर्विसेज है जो लगते हैं बीच में, तो वो चीज़ इंक्लूड इसमें नहीं की जाती है। तो ये है आपका मेनली प्रोडक्शन बेसिस पे। और तीसरा आपका है कि जो जीडीपी बेसिस रहता है आपका इनकम के बेसिस पे, तो इसमें मेनली ये आपका रहेगा कि जो इनकम जो अर्न किए जाते हैं जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके रहते हैं इकोनॉमी के अंदर में, तो इसमें आपके वो सारे चीज़ इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेबर को कितना पेड किया गया, मतलब क्योंकि देखिए लेबर अगर वर्क कर रहे हैं तो उनको वेजेस तो दिया ही जाएगा, तो ये भी आता है। इसके अलावा जो रेंट कितना अर्न किया गया है लैंड के द्वारा, और इसके साथ में जो है कैपिटल पे कितना रिटर्न मिला उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में, और इसके साथ साथ में जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो रहते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है इसमें काउंट किए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया जैसे जीडीपी कैलकुलेशन करने का। तो तीन अप्रोच आपका रहता है, तो मेनली ये फोकस आप लोग करना, ये इतना डेप्थ में नहीं आएगा बट अब तीन अप्रोच फॉलो किए जाते हैं। जीडीपी आपका इनकम बेसिस पे, प्रोडक्शन बेसिस पे और एक इनकम बेसिस पे। तो आपको केवल ये थ्री टाइप्स याद रखनी है। अब आइए यहाँ पे हम लोग जैसे जीडीपी आपने देखा, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं एनडीपी के बारे में। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या आपका यहाँ पे हो गया कि जैसे एनडीपी में आपका रहता है कि जैसे टोटल जो प्रोडक्शन होते हैं कि वो बाउंड्री के अंदर में, और इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन का इसका मतलब रहता है कि जैसे फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में
कैपिटल गुड्स को बनाने में जो है उसके में जो भी वेयर एंड टियर जो लगते हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी के ऊपर में जो भी खर्चे होते हैं, मान लीजिए कि मशीनरी वर्क कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर तो हो गई ही, तो उसको हम लोग जो काउंट नहीं करते, मतलब उसमें जो भी खर्चे होते हैं तो उसको एक्चुअली में काउंट नहीं की जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। तो इसको इसमें इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो आपका एनडीपी क्या हो जाएगा कि दैट इज जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, क्योंकि देखिए जीडीपी में हम लोग डिप्रिसिएशन को भी ऐड करते हैं, लेकिन एनडीपी में जो है ये चीज़ जो आपका रहता है डिप्रिसिएशन जो होती है, तो इसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो सिंपली इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा दैट इज एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आपका टर्म है इसमें दैट इज जीएनपी। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका है तो ये होता है आपका एस्टिमेट ही हम लोग इसमें भी करते हैं हम लोग, यानी कि जितने भी टोटल जो वैल्यू आपकी रहती है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो फाइनल प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो भी रहते हैं, तो उनसे जो भी वैल्यू आती है तो उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें मेनली ये रहता है आपका यहाँ पे कि इसमें जो प्रोडक्शन जो की जाती है एक कंट्रीज के रेसिडेंट्स के द्वारा, तो इसमें कंट्री का रेसिडेंट्स मैटर करता है यहाँ पे। जैसे जीडीपी में आपने देखा था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जैसे जितने भी कंट्री बाउंड्री के अंदर में जो भी फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो आपके सर्विसेज जो भी हैं तो वो बनते हैं कंट्रीज के बॉर्डर के अंदर में, वो चाहे फॉरेनर्स हो या फिर कोई भी कंट्री के ही सिटीजन्स हो, सभी के द्वारा तो वो काउंट किया जाता है। लेकिन जो जीएनपी आपका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि जैसे कोई एक बाउंड्री है, मतलब इसमें ये रहता है कि सिर्फ कंट्री के रेसिडेंट होने चाहिए। भले इसमें जो है अब मान लीजिए बाहर के दूसरे देशों में भी वो प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन वो सिटीजन्स तो हैं हमारे देश के ही, तो उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बस इसमें ये रहता है कि जो फॉरेन के जो भी रहेंगे तो उनको इंक्लूड नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेनर्स है, वो यहाँ पे अपना गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रही है अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में वो कर रहे हैं, तो उनको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ही कोई सिटीजन जो अदर कंट्री में अपना मान लीजिए कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको काउंट किया जाता है जीएनपी के अंदर में। तो ग्रेस नेशनल प्रोडक्ट आपका मेनली यही पर है आपको। तो सिंपल आपका जीएनपी में यही चीज़ रहेगा कि बस इसमें फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, भले वो हमारे कंट्री के अंदर में ही रहे। बस इसमें जितने भी रेसिडेंट्स है कंट्री के, सिर्फ उसी को इसमें हम लोग काउंट करेंगे, वो चाहे कोई भी अदर कंट्री में हो, या जो हमारे सिटीजन्स है हमारे एक्चुअली वो होने चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल देखिए जीएनपी का आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे कि दैट इज जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे देखिए एक्स और एम जो है तो ये आपको इस पे नहीं जाना है कि कौन सा लेटर यूज, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स को हमने लिया हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स अर्निंग इन फॉरेन, यानी कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स है जो कि फॉरेन में अर्निंग्स कर रहे हैं तो उनको तो इंक्लूड इसमें करेंगे ही करेंगे हम लोग। और साथ में एम यानी कि माइनस करना है जिसमें कि जो नॉन सिटीजन्स है, नॉन सिटीजन कहने का मतलब है कि जो फॉरेनर्स है जो कि हमारे कंट्री के अंदर बाउंड्री टेरिटरी के अंदर में रह के वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको, क्योंकि जीडीपी में देखिए इसमें तो हम लोग सभी को काउंट कर लेते हैं हम लोग, वो चाहे फॉरेनर्स हो या फिर जो हमारे इंडियंस हो वो तो हम लोग काउंट करते ही है उनको। तो फॉरेनर्स को बस इसमें माइनस कर देना है और बाकी इसमें प्लस किसको करना है हमको कि जो इंडियन सिटीजन्स है जो कि फॉरेन में अर्निंग कर रहे हैं तो उनको इसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो बस आपको इस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं कि एक्स और एम है तो यहीं पे हम लोग यूज, इसमें आप लोग कुछ भी ले सकते हैं टर्म यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए जो नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका है तो इसका मतलब क्या रहता है यहाँ पे मेनली देखिए ये है आपका यहाँ पे, जैसे आपने देखा था जीडीपी, जीडीपी में हमने जो है डिप्रिसिएशन माइनस किया था, तो सेम आपका यहीं पे है कि अगर हम लोग जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो चीज़ आपका बन जाएगा एनएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें मेनली वियर एंड टियर जो मशीनरी होती है यानी कि जो डिप्रिसिएशन है उसी को बस हम लोग इसमें माइनस करते हैं। तो बस आपको सिंपल वे में समझना है यहाँ पे, आपको इसका ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, बस आपको टर्म को समझना है और इसमें क्या चीज़ प्लस माइनस किया जा रहा है एक्चुअली में आपको उस पर ध्यान देना है यहाँ पे। तो एनएनपी आपका क्या होगा कि जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हम लोग दो चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे, एक आपका है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा आपका यहाँ पे है मार्केट प्राइस, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। तो देखिए जो फैक्टर कॉस्ट आपका यहाँ पे है तो मेनली ये क्या है आपका, तो इसमें देखिए जो टोटल कॉस्ट यानी कि जो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व जो होते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपका तो उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया हमें, तो इसमें क्या खर्चा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो लैंड यानी कि जो कोई फर्म है तो वो तो लैंड तो उसने परचेस किया ही होगा या फिर वो रेंट पे लिया ही होगा, और इसके साथ में लेबर तो उसने रखा ही होगा प्रोड्यूशन करने के लिए, और साथ में जो कैपिटल उसका लगा, तो ये सारे चीज़ पे जो कॉस्ट उसका आया यहाँ पे,
तो उन सभी चीज़ को इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। और साथ में जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं तो उसको हम लोग जो है इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं और साथ में सब्सिडी को इंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें मेनली आपका ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स को जो है केवल इसमें ये चीज़ को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि नहीं लेते हैं, सब्सिडी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो एक्चुअली में जो फैक्टर कॉस्ट आपका रहता है दैट इज कि टोटल कॉस्ट अपन में टोटल क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट हमारा आया तो वो आपका है फैक्टर कॉस्ट। जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि इसमें हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं और सब्सिडी को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। सब्सिडी यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है तो वो एक्चुअली हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और वहीं पे दूसरा आपका है मार्केट प्राइस। तो देखिए मार्केट प्राइस का मतलब ये रहता है कि उस प्राइस पे जो कि कोई भी बायर है, जैसे हम कोई भी बायर हो गए, हम लोग बायर रहते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट को जो बाई करते हैं हम लोग जो प्राइस पे, तो उससे बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में एक्चुअली क्या होगा कि इसमें देखिए जो कोई भी आपका जैसे कोई भी गुड्स है तो उसके प्रोडक्शन में जितना जितना पैसे लगते हैं, मतलब जितने कॉस्ट लगते हैं टोटल, जैसे लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, वो तो इंक्लूड तो होगा ही, साथ में जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो रहता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार के द्वारा इम्पोज की जाती है तो उसको देते हुए ही हम लोग लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट को। और बट जो फैक्टर कॉस्ट आपका रहता है तो ये फर्म की तरफ से, यानी कि उनका कॉस्ट कितना आया, तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगती है, सिर्फ इसमें जो आपका सब्सिडी रहता है बल्कि वो भी ऐड किया कर दिया जाते हैं, सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो दी जाती है। तो ये दोनों बेसिक फैक्टर है, मतलब दोनों बेसिक डिफरेंस है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। तो आई होप कि अब ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे जो है देखिए कैलकुलेट किया था आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट यहाँ पे आपका है दैट इज फैक्टर कॉस्ट पे, और वहीं पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनपी आपका जो एनएनपी आपका है फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये जो है आपका कैलकुलेट किया था है ये आपका इन सभी दोनों के बेसिस पे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझते चलना। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे मेनली जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आपका है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी कंट्रीब्यूटर्स है सेक्टर्स के अंदर में तो मार्केट प्राइस पे कितना उनका कंट्रीब्यूशन है तो वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और वहीं पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या होगा यहाँ पे कि दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और प्लस सब्सिडी जो लगती है उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे कि फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जो है हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे है ये सारा चीज़ वही आपका पॉइंट है, हमने तीन चीज़ आपको कैलकुलेट करने के लिए इसमें ये चीज़ हमने आपको समझाया है यहाँ पे, जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें देखिए क्या आपका होगा यहाँ पे कि जैसे एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो आपका है तो इसमें से जो जीडीपी आपने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया था तो इसमें से डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे। और वहीं पे जो एनडीपी आपका फैक्टर कॉस्ट पे है तो जो एनडीपी अपने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट जो किया था तो इसमें से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे हम लोग। और वहीं पे देखिए तीसरा जो आपका था यहाँ पे कि दैट इज एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनका क्या यहाँ पे आपका है तो जो आपने देखिए कैलकुलेट किया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें आपका जो रहेगा ना एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो ये आपका रहेगा कि दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और वहीं पे फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो जो आपने कैलकुलेट किया था एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस कर देंगे और साथ में सब्सिडी को हम लोग जोड़ देंगे। तो ये तो है आपका कैलकुलेट करने का इन तीनों चीज़ों को जो कि आपका मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे है। तो इसका देखिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो नेशनल इनकम देखिए भले ही ये आपका रहता है कि जितने भी आपके जो प्रोडक्शन जो होते हैं कंट्री के इकोनॉमी के अंदर में तो वो चीज़ हम लोग उसका टोटल वैल्यू रहता है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं एक्चुअली में, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इन सारे चीज़ों का जो है इंक्लूड किया जाता है, इन सारे चीज़ों कैलकुलेट की जाती है। तो एक्चुअली में जो नेशनल इनकम जो आपका रहता है तो ये हम लोग इसमें निकालते हैं दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है तो उसी को इंक्लूड करते ही हम लोग मतलब निकालते हैं नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन आपका हो जाएगा दैट इज कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जो आपका लगता है नेट नेशनल प्रोडक्ट पे तो उसी से आपका नेशनल इनकम बनता है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसी को समझाने के लिए जो है आपको इतना सी समझना पड़ा था। नहीं तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है नेशनल इनकम का आपका यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन ये क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो जो हमने आपको समझाया यहाँ पे ये सारा चीज़ वही आपका है। और एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है पर कैपिटा इनकम। तो देखिए पर कैपिटा इनकम का मतलब रहता है कि नेशनल इनकम कंट्री का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन।
यानी कि जनसंख्या कितनी है, यानी कि कंट्री का जनसंख्या टोटल कितनी है, और नेशनल इनकम कितना है। तो जब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाता है पर कैपिटा इनकम। अब आइए यहाँ पे हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं हम लोग, जिसमें कि आपका पर्सनल इनकम का है। तो आपने वहाँ पे देखा था नेशनल इनकम, उसके बाद हमने देखा था पर कैपिटा इनकम, और उसके बाद आपका यहाँ पे है पर्सनल इनकम। तो देखिए पर्सनल इनकम ये आपका टोटल इनकम रहता है। जैसे कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई भी मेंबर है मान लीजिए फैमिली का, या फिर कोई अर्न कर रहा है कहीं पे जाके वो काम कर रहा है, कोई भी डोमेस्टिक हाउस होल्डर सेक्टर का कोई भी हो आदमी, तो वो जैसे मान लीजिए जितना भी वो अर्न कर रहा होगा यहाँ पे, वो चाहे उसमें कोई भी पैसा वो कहीं से भी उसका टोटल मिला जुला के हो उसके अंदर में, तो इसमें जो है टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब कि जब टैक्स भी पैसे से कटते हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो उसका पे जो रहता है, भले टैक्स कट के उसको बाद में जो मिलते होंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे। मतलब टैक्स को इंक्लूड करते हुए जितने भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसको, जितने भी मिलते हैं इनकम, टोटल इनकम जो रिसीव होते हैं उसको, तो वो होता है उसका पर्सनल इनकम। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पर ध्यान देना। और दूसरा आपका यहाँ पे है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि इसमें ये चीज़ आपका रहता है एक्चुअली में, कि जो एक्चुअली में पैसे उसके पास हाथ में आती है, यानी कि आफ्टर डिडक्शन के बाद, डिडक्शन में क्या क्या जैसे कुछ टैक्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं उससे, और कुछ जैसे कि आपका उसमें और भी आपके जो उसमें से रिडक्शन किए जाते हैं, तो वो सारा चीज़ आफ्टर मतलब डिडक्शन करने के बाद जो पैसे मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पोजेबल इनकम। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो रहा होगा। मान लीजिए कोई अगर अर्निंग कर रहा होगा, जो कि टैक्स के अंदर में अगर उसका आते होंगे, वो टैक्स स्लैब में अगर वो आते होंगे, तो जो मान लीजिए कि उसका 6 लाख इनकम है, तो आप जानते हैं कि 5 लाख से ऊपर टैक्स लगती है, तो 6 लाख उसका पर्सनल इनकम हो गया। लेकिन उसमें से जो टैक्स कटने के बाद जो पैसे मिले उसको, तो वो हो जाएगा उसका डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जिसके थ्रू जो है वो कंजप्शन कर सकता है अपने परिवारों के लिए, या फिर वो सेविंग कर सकता है अपना। तो वो जितने भी पैसे मिले उसको, एक यूजुअली 1 ईयर के अंदर में जो मिलते हैं उसको, तो वो सारे चीज़ जो है ये आपका रहता है डिस्पोजेबल इनकम। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है डिस्पोजेबल इनकम का आपका, कि एक्ट आफ्टर टैक्स डिडक्शन, यानी कि टैक्स डिडक्शन के बाद आपको जो भी पैसे मिले, जो भी इनकम मिलता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिस्पोजेबल इनकम। तो सिंपली यहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाएगा आपका यहाँ पे कि डिस्पोजेबल इनकम का, कि दैट इज पर्सनल इनकम, जो आपका टोटल जितने भी है, और इसके साथ में हम लोग जो टैक्स लगता है तो वो हम लोग इसमें से रिड्यूस करते हैं, और साथ में जो नॉन टैक्स पेमेंट भी कुछ रहते हैं, नॉन टैक्स पेमेंट भी जो रहती है, तो उसको भी हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये है आपका डिस्पोजेबल इनकम का। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे इनसे रिलेटेड, तो वो हमने आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया है आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपका जो है डाउट्स अगर रह रहा होगा तो आपका पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा यहाँ से करने के बाद। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है। तो हमने देखिए आपको जैसे पहले बताया हुआ था कि जो आपने जीडीपी कैलकुलेट किया हुआ था, तो एक्चुअली में देखिए वही सारा चीज़ ये भी इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो आपने देखा था कि जब जीडीपी कैलकुलेट हमने किया था, तो आपका जैसे प्रोडक्शन बेसिस पे भी किया था हमने, इनकम बेसिस पे और एक्सपेंडिचर बेसिस पे भी किया था। तो वही सेम चीज़ सिनेरियो आपका यहाँ पे भी है कि जो नेशनल इनकम है, तो हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम पे, इनकम सिस्टम पे और एक्सपेंडिचर सिस्टम पे भी करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम है, तो ये चीज़ जो है मेथड आपका नहीं है कैलकुलेट करने का। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछा हुआ है आपका यहाँ पे। तो देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका, तो इसमें से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस अगर कर देते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा। तो ये आपका देखिए बन जाता है आपका दैट इज नेट, ये आपका बनेगा आपका एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से देखिए जब भी हम लोग जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते थे, तो ये आपका बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको डेफिनेशन पे जाना जाना है जो हमने आपको पहले बताया हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। तो इसमें देखिए आपसे सिंपल सा ये डेफिनेशन ही पूछा हुआ है, मतलब जो फार्मूला हमने आपको जो यहाँ पे बताया हुआ था, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस, इसमें देखिए ब्रैकेट में करके दिया आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखिए जब आप लोग ब्रैकेट को जब आप यहाँ पे बाहर लाइएगा, तो यहाँ पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आपका होगा, और साथ में प्लस आपका ये सब्सिडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला किसका बन रहा है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये देखिए आपका सिंपल रहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग क्या निकालते हैं, पर्सनल, अब यहाँ पे सॉरी नेशनल इनकम निकालते हैं हम लोग। तो नेशनल इनकम का आपको डेफिनेशन ही हमने आपको बताया था कि इसका होता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, तो जिसमें कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रहता है उसमें से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, प्लस सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो यही आपका डेफिनेशन है नेशनल इनकम का।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका है, जो कि ये नेशनल इनकम का आपका पूरा ये दिया हुआ है फॉर्मूला इसका ही। तो इसीलिए जो है हमने आपको वहाँ पे समझाया हुआ था पूरा कंप्लीट डेफिनेशन के साथ में। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको निकालना आ गया होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ, द इकोनॉमिक्स हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन द नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो इकोनॉमिक्स वो कौन सा जिन्होंने साइंटिफिकली तरीके से डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम को इंडिया में। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर होगा दैट इज VK RV राव। तो ऑप्शन 2 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। तो इनमें से कौन सा एक जो है इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंट्री का। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ GDP, इन्फ्लेशन इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, दैट इज GDP। तो GDP जो है आपका एक जैसे कि कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ, अगर GDP इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि कंट्री का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ जो हम लोग, तो वो मेजर उसका GDP से ही हम लोग करते हैं। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे GDP अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ग्रोथ कर रहा है हमारा कंट्री, और उसका हेल्थ भी उतना ही अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे कहने का संदर्भ दूसरा है, इंडिकेट करने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ एक्चुअली में क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला आपका है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन या फॉर्मूला ही आपसे पूछा हुआ है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो रहता है, तो कोई भी पर्सन का जो पर्सनल इनकम रहता है उसका, उसमें से अगर हम लोग टैक्स पेमेंट को हटा देते हैं, जैसे कि पर्सनल टैक्स पेमेंट हो गया या फिर नॉन टैक्स पेमेंट हो गया, तो इसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो आपका बन जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो आपका बस केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा, जो भी हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे GDP, NDP, NNP के बारे में, तो वो चीज़ जो है आप लोग अगर समझ में होंगे तो क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो नेशनल इनकम आपका है, इसमें जो कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, हमने आपको बताया था कि इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जैसे बहुत सारे फैक्टर्स तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसमें जो फैक्टर्स रहते हैं आपके, या फिर आइटम जो रहते हैं, जो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने के लिए। तो वो कौन कौन सा चीज़ है आपको ये ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ जैसे इनपुट, यानी कि जो इंटरमीडिएटरी जो कंजप्शन के लिए लगते हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए जो भी इंटरमीडिएटरी गुड्स या कंजप्शन जो होते हैं आपके, तो उसको इसमें हम लोग ऐड नहीं करते, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र जो पेमेंट्स आपके रहते हैं, यानी कि जो यूनिलेटरल जो पेमेंट होती है, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसके साथ में जो ओल्ड गुड्स जो होते हैं, जो पुराने जो गुड्स होते हैं, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। और इसके साथ में जो शेयर और जो बॉन्ड जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और इसके साथ में ब्लैक मनी को भी काउंट नहीं किया, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी जो होती है अनअकाउंटेड मनी होती है, तो वो कितना है क्या है, तो इसके बारे में कोई डेटा ही नहीं रहता है, तो इसको भी ऐड नहीं किया जाता है एक्चुअली में। अगर ये चीज़ ऐड अगर हो जाए ना ब्लैक मनी, तो देखिए नेशनल इनकम जो रहेगा ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और इसके साथ में जैसे मान लीजिए कि जो विंडफॉल जो गेम्स, जैसे कोई प्राइज कोई जीतता है, या फिर कोई मान लीजिए लॉटरी से कोई जीत जाता है, तो ये जो प्राइज रहता है तो ये तो कोई ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कोई कितना प्राइज जीत रहा है तो इसका डेटा नहीं रहता है एक्चुअली में। और इसके साथ में जो हाउस होल्ड सर्विसेज जो रहती है, जैसे वाइफ के द्वारा जो जो भी सर्विस वो करते हैं, मतलब घर पे जो काम करते हैं, तो वो भले ही अपने परिवार के लिए करते हो, लेकिन एक तरीके से वो भी एक लेबर ही, मतलब एक मेहनत ही करती है। तो इनका जो एक्टिविटी रहता है, सर्विसेज जो रहती है, तो ये चीज़ अकाउंट में नहीं लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है, मतलब जो फैक्टर्स है, जो कि हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को जो है एस्टिमेट करने के लिए इसमें से कौन सा जो है हम लोग फैक्टर नहीं लेते हैं। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है कि सर्विस ऑफ ए पर्सनल सेक्रेटरी, सर्विस ऑफ ए हाउसवाइफ, सर्विस ऑफ ए कार ड्राइवर, या सर्विस ऑफ ए टूरिस्ट गाइड। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज सर्विस ऑफ ए हाउसवाइफ। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है तो वो कितना भी काम करे, या फिर जो मान लीजिए वो कर रही है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रही है, तो उसको कोई पे नहीं किया जाता है, कोई पेड नहीं दी जाती है उनको। तो बाकी जितने भी हैं सर, जो पर्सनल सेक्रेटरी का सर्विस होता है, या फिर कार ड्राइवर का भी सर्विस होता है, या टूरिस्ट गाइड का सर्विस होता है, तो इन सभी को पे किया जाता है। तो इनके पास जैसे पैसे तो इनको मिलते ही है, रिसीव होते ही है, तो इनको तो ऐड करते हैं, लेकिन जो सर्विस जो होती है ना हाउस वाइफ का, तो ये हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि जितना भी चीज़ हमने आपको बताया हुआ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा।
और देखिए इसी तरीके से हम लोग जो है कवर करते चलेंगे। आपका ये जीके का जो पोर्शन आपका ये पूरा एग्जाम तक चलता ही रहेगा। ऐसा ही हम लोग यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसके 2-3 लेक्चर और आएंगे इकोनॉमिक्स के। फिर इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में एंटर करेंगे आपका, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो इस तरीके से आपका जो है लगभग हम सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे आपका एग्जाम होने तक। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको पूरा कंप्लीट करा दे, जो भी एग्जाम आपके होने वाला है, जिससे कि आपका जो है एग्जाम अच्छे से जाए। और आप लोग भी तैयारी करते रहिए अपने तरफ से।